आयरन का रस्ट होना, यानी कि आयरन का रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाना, सिल्वर का ब्लैक होना, या कॉपर का ग्रीन कलर का हो जाना, या खाने वाली जो चीजें हैं जिसमें फैट मौजूद है या ऑयल मौजूद है, काफी दिनों तक रखने के बाद उनका स्मेल चेंज हो जाना या उनका टेस्ट खराब हो जाना, ये कोरोजन और रैंसिडिटी दोनों टॉपिक से रिलेटेड है और दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड है। इसीलिए ये ऐसे टॉपिक है जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, डेली लाइफ में ऑब्जर्व किए जाते हैं, इसलिए ये क्लास 10 के एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आकिब जावेद अपने YouTube चैनल लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करता हूं और चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, सॉरी कोरोजन क्या है। कोरोजन को समझेंगे। कोरोजन क्या है तो आपने अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि जो लोहा है या लोहे का जो गेट है उसमें रस्टिंग हो जाता है, जंग लग जाता है, वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं। या कोई भी चीज जो लोहे का है, जैसे घर में रोटी बनने वाला जो तवा होता है, उस तवे को ऊपर अगर पानी लग जाए तो हम देखते हैं कि वो भी रेडिश ब्राउन कलर का चेंज हो जाता है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो चीजें चांदी की जो ज्वेलरी होती है, काफी दिनों के बाद उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लेयर चढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर कॉपर का कोई सब्सटेंस है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का एक लेयर चढ़ जाता है। ये सब रिलेटेड है किससे? ये सारे के सारे रिलेटेड है कोरोजन से। कोरोजन के कंसेप्ट से ये सब रिलेटेड है। यानी कि आयरन में रेडिश ब्राउन कलर का होना, सिल्वर का ब्लैक कलर का होना या कॉपर का ग्रीन कलर का होना, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे ये जो मेटल है वो डैमेज हो रहा है। यानी कि मेटल का डैमेज होना ही कोरोजन कहलाता है। और स्पेशली जब आयरन का कोरोजन होता है तो इसे ही हम लोग रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग क्या है? रस्टिंग एक्चुअल में आयरन का कोरोजन ही है, लेकिन हम उसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं। तो ये जो रेड कलर में चेंज हो रहे हैं, जो ब्लैक कलर में चेंज हो रहे हैं या जो ग्रीन कलर में चेंज हो रहे हैं, एक्चुअल में ये हमारे मेटल डैमेज हो रहे हैं। कैसे डैमेज होते हैं? तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस मौजूद हैं। जब ये मेटल इनके कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि एसिड्स हो गया या वाटर हो गया या ऑक्सीजन हो गया या अदर तरीके के गैसेस वगैरह, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है, इस तरीके के बहुत सारे गैसेस या सब्सटेंस है। जब मेटल के कांटेक्ट में आते हैं तो ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के साथ ही ये एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। हमको नया सब्सटेंस नहीं चाहिए। ये जो नया सब्सटेंस बनता है ये चीजों को धीरे धीरे कोरोड करता है और यही कोरोजन कहलाता है। तो कोरोजन क्या है? कोरोजन है डैमेज ऑफ मेटल। डैमेज ऑफ मेटल, मेटल का डैमेज होना, मेटल का धीरे धीरे खराब हो जाना। किसके वजह से? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है, गैसेस हैं, है ना, या एसिड्स हैं, इनके प्रेजेंस की वजह से ये मेटल उनके साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे मेटल का नुकसान होता है। यही प्रोसेस कोरोजन कहलाता है। कोरोजन, लोहे में जंग लगना ही एक तरीके का कोरोजन है। ठीक है, तो कोरोजन आपको समझ में आ गया कि कोरोजन है क्या। आप देख सकते हैं इसके वजह से बहुत बड़े लेवल पर डैमेज होता है। गाड़ियां जो है 10 से 12 साल में जंग लग जाती है, झड़ जाती हैं। इसी तरीके से बिल्डिंग्स में लगे हुए जो स्टील हैं वो उनका कोरोजन होता है, बिल्डिंग नुकसान होता है। बहुत सारे जो ब्रिजेस वगैरह बनाए जाते हैं उनमें रस्टिंग की वजह से ब्रिजेस जो है पुरानी हो जाती हैं। तो एक बड़े लेवल पर कोरोजन की वजह से लॉस होता है। इसलिए इसके बारे में भी सीखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के नजरिए से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोरोजन क्या था? डैमेज ऑफ मेटल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी, गैसेस एंड एसिड्स इन द एटमॉस्फेयर, है ना, इन द एटमॉस्फेयर। खैर, अब ये समझो कोरोजन, तो ये समझ लिया कि कोरोजन है क्या। सवाल ये है कि आखिर कोरोजन से बचाया कैसे जा सकता है। तो कई सारा तरीका है कोरोजन से बचाए जाने का। पहला तरीका ये है कोरोजन से बचाए जाने का कि पेंटिंग कर दें। पेंटिंग कर देंगे तो एक ऐसा लेयर बन जाएगा जो एटमॉस्फेयर के जो भी सब्सटेंसेस है, हवा, पानी, उनको पहुंचने नहीं देगा। आप ऑयलिंग कर सकते हैं। प्रिवेंशन कैसे बचाए जा सकते हैं? तो पेंटिंग कर देंगे, ऑयलिंग कर देंगे, ग्रीसिंग कर देंगे, ग्रीस लगा देंगे उस मेटल के ऊपर, तो नहीं होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेस है। एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन।
एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये ऐसे प्रोसेस हैं जिनसे मेटल को कोरोड होने से बचाया जा सकता है। अब दो चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट है, एक है गैल्वेनाइजेशन और एक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये दोनों क्या है? स्पेशल कंडीशन है, कुछ नहीं है, मेटल के ऊपर लेयर चढ़ा देना। जैसे आयरन मेटल है, अगर उस आयरन के मेटल के ऊपर अगर जिंक का एक पतला सा लेयर चढ़ा दिया जाए, एक बहुत ही थिन लेयर चढ़ा दिया जाए, तो यही प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्या? कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन। सिंपल, इतना याद रखो कि आयरन का एक पतले से लेयर को जिंक का एक पतला सा लेयर जब आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं तो यही गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। होता क्या है ना कि जिंक जब चढ़ा देंगे ना, तो जिंक एक रिएक्टिव एलिमेंट है, ये एटमॉस्फेयर में मौजूद सब्सटेंस से रिएक्ट कर लेता है और अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जो फर्दर कोरोड नहीं होता, इसलिए इंटरनल जो सब्सटेंस है वो बच जाते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन भी एक तरीके का इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करके यानी कि केमिकल रिएक्शन कराने के लिए जब हम इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं, तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस करके किसी एक मेटल के लेयर को किसी दूसरे मेटल के लेयर के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, कोटिंग कर दिया जाता है, तो यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा साइकिल का जो हैंडल है कितना चमकता है, उसमें जंग वगैरह नहीं लगता, अंदर वो आयरन का ही है लेकिन बाहर से क्रोमियम का लेयर चढ़ा दिया जाता है। घर में वो स्टील वाला जो चम्मच होता है उसके ऊपर अंदर लोहा ही है, आयरन ही है, लेकिन ऊपर से वो लेयर चढ़ा दिया जाता है क्रोमियम वगैरह का, जिसकी वजह से क्रोमियम एक ऐसा सब्सटेंस है जो जल्दी रस्ट नहीं होता, जल्दी स्क्रैच नहीं होता, वो चमक होता है, इसलिए क्रोमियम का लेयर चढ़ा दिया जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू। तो इसी तरीके से आपने सुना होगा कि चांदी के ऊपर भी सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है, तो पानी नहीं होता है, एक्चुअल में वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही होता है कि सिल्वर के ऊपर गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया जाता है, एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, यही प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। गैल्वेनाइजेशन भी एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है। कब? जब आयरन के ऊपर जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया जाए। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रहा है कि कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है वो रेंसिडिटी। कुछ नहीं है, अगर हम बात कर रहे हैं कोरोजन की और कोरोजन में हम देख रहे हैं कि डैमेज हो रहे हैं, तो यह एक आपसे पूछ सकता है कि यह किस तरीके का रिएक्शन है, तो आपको यहाँ बता देना है कि यह एक तरीके का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और रेंसिडिटी जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी एक तरीके का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या होता है रेंसिडिटी में? सिंपल सी चीजें याद रखो, जब खाने वाली चीजें जिसमें ऑयल या फैट होता है, अगर उसको ऐसे ही खुले में एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है तो उसका टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है, उसका स्मेल खराब हो जाता है और हम कहते हैं कि फूड रैंसिड हो गया है, खराब हो गया है, और यही प्रोसेस रेंसिडिटी कहलाता है। क्या? तो ध्यान से सुनो, रेंसिडिटी क्या है? तो ऑयल कंटेनिंग फूड जो है उसका खराब हो जाना, उसका स्मेल का चेंज हो जाना, किसके वजह से? ऑक्सीडेशन की वजह से। तो यही रिएक्शन जो है रेंसिडिटी कहलाता है। तो रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी है द प्रोसेस टू बिकम फूड रैंसिड। जब फूड की बात करते हैं तो किस फूड की बात कर रहे हैं? तो फूड ऐसा होना चाहिए जो ऑयल और फैट को कंटेन करता है ना। तो वैसा फूड जो या तो जिसके अंदर ऑयल है या जिसके अंदर फैट है। अगर ये ऑयल और फैट वाला फूड है तो काफ़ी दिन अगर ऐसे ही खुले में छोड़ दे या कुछ दिन ऐसे ही खुले में छोड़ दे तो उसका स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है, और यही प्रोसेस रैंसिडिटी कहलाता है, और हम कहते हैं कि फूड हमारा रैंसिड हो गया है। अब यहाँ समझने वाली चीज़ें हैं जहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसको कैसे बचाया जा सकता है, यानी कि फूड को रैंसिड होने से कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो कई प्रोसेस हैं। एक जो है टाइट पैकिंग, एक जो है प्रिवेंशन की अगर बात किया जाए कैसे बचाया जा सकता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रिवेंशन क्या है। तो टाइट पैकिंग
आप देखते हैं ना कि प्लास्टिक में पैक करके चीजें आती हैं, वो एक्चुअल में वो किस चीज के लिए आती हैं, रेंसिडिटी से बचाने के लिए आती है। चिप्स आता है ना, चिप्स पैकेट में हवा भर के आता है, तो वहां भी वो पैकेट जो है उसको क्या कर रहा होता है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। कैसे? रैंसिड होने से, क्योंकि चिप्स में फैट होता है या ऑयल होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है, तो टाइट पैकिंग की वजह से किया जा सकता है। इसके अलावा लेस टेम्परेचर या हम कह सकते हैं फ्रीजर वगैरह में, फ्रीजर या फ्रिज में अगर खाने वाली चीज़ों को हम ठंडे जगहों पे रखें, एक चीज़ समझ लो कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, या जब किसी चीज़ को हीट देते हैं, किसी भी चीज़ को जब हीट देते हैं ना, हीट देने पे चीज़ें रिएक्ट कर जाती हैं, केमिकल रिएक्शन हो जाता है। और जब टेम्परेचर कम रखते हैं ना तो केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो केमिकल रिएक्शन ना हो इसके लिए अगर हम टेम्परेचर कम कर दें तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि चीज़ों को आप फ्रिज में रखें या फ्रीजर में रखें या ऐसे जगह पे रखें जहां टेम्परेचर कम हो। तीसरा, आप नाइट्रोजन गैस भरा जा सकता है। जैसे जो चिप्स, खाने वाली चिप्स है, देखो वो बैग फुला होता है। फुला होने का मेन मतलब ये होता है कि उसमें गैस भरा रहता है, और गैस जो होता है वो नाइट्रोजन या इसी तरीके के कुछ अदर गैसेस हो सकते हैं। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन गैस नॉर्मली अनरिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए इसी गैस को भर दिया जाता है। इसके अलावा प्रिवेंशन के लिए कुछ और सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है जो कहलाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि वैसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन होने से, जो कोरोजन होने से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। जैसे BHT या BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून या ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये जो खाने वाली चीजें हैं, जो पैक्ड की गई चीजें होती हैं, उसके अंदर ये गैसेस, ये सब्सटेंस जो है फिल कर दिए जाते हैं, जो उनको रैंसिड होने से, केमिकल रिएक्शन होने से बचा लेता है। तो आज के इस टॉपिक में हमको ये कोरोजन और रैंसिडिटी पढ़ना था। अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में खूब शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।